वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 16 जून 2021 और 16 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर के अब तक का आपको करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आप ये सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 जिले इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गंगा नदी के मतलब कि दोनों छोर से मतलब कि 13 जिलों को मिलाकर ये जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया, बनाया गया है। तो यहाँ पर इनसे रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट थे जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, सभी लोग यहाँ पे दोहराएंगे। और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 9 जून को बलिदान दिवस जो कि अमर शहीद बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है 9 जून को। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस जो कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर अभी मतलब 11 जून 2021 को मनाया गया। ये 74वां जन्मदिन था, ये भी ध्यान रखिएगा। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 और 13 जून को, ये भी याद रखिएगा, जो कि ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। ये सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। और आज है 16 जून और आज है अफ्रीकी शिशु दिवस। तो ये सारे दिवस को यहाँ पे याद रखेंगे और जो यहाँ पे थीम वाला सेक्शन है वो भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे पहले प्रश्न। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में एनएचपीसी ने 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य के जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये समझौता बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। जब ये घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना जो कि सुपौल बिहार में है, ये बिहार की मतलब एक जो जिला है सुपौल, ये सुपौल में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके क्रियान्वयन के लिए अभी वर्चुअल माध्यम से एनएचपीसी लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और डगमारा बिजली परियोजना की जो पूरी लागत है ये 2400 करोड़ निर्धारित की गई, यानी कि 2400 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है इस परियोजना के लिए। और यहाँ पे आगे है कि बिहार के सुपौल जिले में स्थित यह 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से अगर पूछे जाए तो वो सारे प्रश्न आपके यहाँ पे बने, तो आप इसे याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नल जल योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार कौन इसके अनुरक्षक होंगे। नल जल योजना के अनुरक्षक यानी कि देखभाल करने वाला कौन होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्ड सदस्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कैबिनेट बैठक के निर्णय के अनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्ड सदस्य ही इसके रखरखाव देखने वाले अर्थात अनुरक्षक होंगे। तो ये आपको याद रखना है और इन्हें प्रति माह 2000 मानदेय सहित कुल 5000 से अधिक रुपये दिए जाएंगे, यानी कि ये रुपये मिलेंगे। और नल जल योजना को सुचारू रूप से संचालित की जाने की जिम्मेवारी जो होगी ये वार्ड सदस्य की होगी, यानी कि अनुरक्षक की होगी, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आगे जो लिखा गया है कि अगर वार्ड सदस्य अनुरक्षक नहीं बनना चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में वार्ड सभा द्वारा वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हालांकि पहले मतलब जो बनाया जाएगा ये वार्ड सदस्य को बनाया जाएगा, लेकिन वो अगर मना कर देते हैं तो वार्ड सचिव जो होंगे उन्हें मतलब इसका अनुरक्षक बनाया जाएगा नल जल योजना का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से याद रखिए। और फिर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला सिंगल्स खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है।
महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2021 का किसने जीता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला सिंगल्स यानी कि महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही है बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि गणराज्य चेक गणराज्य की रहने वाली है। यहाँ पर ये याद रखेंगे। और यहाँ पे आगे यह उनके जीवन के सिंगल्स में पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसके अतिरिक्त विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया, यानी कि खिताब जीत चुका है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको 2021 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ, इसका जो महिला एकल का बात किया जाए तो इसके विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा, और वहीं पर अगर पुरुष एकल विजेता की बात किया जाए तो ये है नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, जबकि ये जो बारबोरा क्रेजिकोवा है ये चेक गणराज्य के रहने वाली है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न कि हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित किया गया है? तो भी हाल ही में जीएसटी परिषद की 44वां बैठक आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में 12 जून 2021 को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रश्न आपके एराइज होंगे, ये मतलब कि 44वां जो मतलब कि बैठक हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 12 जून 2021 को हुआ था। ये कौन सा बैठक था? ये 44वां बैठक था। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आगे कि इस बैठक में जीएसटी की दरों में कई बदलाव किए गए जो कि 30 सितंबर 2021 तक लागू होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्न है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाने की एकदम से संभावना बनती है। तो भारत में जीएसटी टैक्स यानी कि जीएसटी जो लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और असम जो है ये जीएसटी को लागू करने वाला भारत का मतलब कि पहला राज्य है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने वाला पहला राज्य जो भारत का ये है असम, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जीएसटी लागू करने में विश्व का जो प्रथम देश है वो है फ्रांस, जो कि यहाँ पर 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको जीएसटी से संबंधित याद रखनी है। ये बेसिक्स जानकारी है जहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसे याद रखिए। प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी मैं आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराने का मतलब कोशिश करूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? कोर्सेरा द्वारा भी जारी मतलब ये रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है ये 67वां है, यानी कि ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत की जो रैंक है ये 67वीं है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरे विश्व में 67वां स्थान मिला है। ये बात आप याद रखिए। और इस सूची की अगर बात किया जाए तो इस सूची में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, और वहीं पर दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आपको यहाँ से याद रखना है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है। और वहीं पे भारत की बात किया जाए तो भारत 67वें स्थान पर है। और यहाँ पे बात है कोर्सेरा की, तो कोर्सेरा के जो भी वर्तमान में सीईओ हैं ये है जेफ मोगियन काल्डा, ये भी वर्तमान में सीईओ है। ये थोड़ा सा अटपटांग नाम है, जेफ मोगियन काल्डा इसके सीईओ हैं, और इसका जो मुख्यालय है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप कोर्सेरा के बारे में भी याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि हाल ही में किसने अपना संस्करण होम इन द वर्ल्ड नामक किताब लिखा है? तो होम इन द वर्ल्ड नामक किताब के जो लेखक है ये है अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा ये लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, इन्हें 1988 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड किताब लिखा है। तो यहाँ पर और आगे जो लिखा गया इसका प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जाएगा। ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट को मैंने ऐड किया है, यहाँ पे है कि इन्हें सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 2013 में मतलब कि पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत
भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में। तो ये सारे जुड़ी जानकारी है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में शमशेरन होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक का जो मतलब लेखन किया गया, लिखा गया है, जो ये महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न के हाल ही में नफ्ताली बेनेट निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नफ्ताली बेनेट अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के 12 वर्ष की सत्ता समाप्त होने के बाद हाल ही में नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं, यही है नफ्ताली बेनेट, जो कि अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, ये आपको याद रखना है, 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि 2017 में जो दौरा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये पहली बार ऐसा मतलब कि मौका था जो कि किसी प्रधानमंत्री के द्वारा इजराइल का दौरा किया गया था। और फिर यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल नामक परियोजना शुरू किया है? तो एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल नामक परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में भारत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं ये आखिर है क्या। तो हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कई राज्यों में एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल परियोजना शुरू की है। और यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में चलाई जाएगी और सभी अस्पतालों के बुनियादी ढांचों में भी मतलब कि विस्तार किया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से, और इसे मौजूदा अस्पताल भवन के बगल में बनाया जाएगा। तो ये सारे जुड़े फैक्ट है, यहाँ से आप याद रखिएगा। इसके द्वारा छोटे शहरों या फिर जो भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहां पर इस बुनियादी ढांचों का यानी कि अस्पतालों के बुनियादी ढांचों में विस्तार किया जाएगा, और वहां पर जो पहले से मौजूद अस्पताल है उसके बगल में ये बनाया जाएगा, मतलब उसी का विस्तार किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे है कि इस योजना के तहत उन राज्यों में लगभग 50% मतलब अस्पतालों का चयन किया गया है जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले सामने आए हैं। तो ये आपको याद रखना। ये जो मतलब कि परियोजना का जो शुरुआत हुआ ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ही किया गया है। ये भारत के द्वारा एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल नामक ये परियोजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है, ये याद रखिए। अब यहाँ पर बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की जो घोषणा की गई है ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की IDFC फर्स्ट बैंक ने मतलब कम आय वाले ग्राहकों के लिए घर घर राशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। ये आप याद रखेंगे, और जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब ये योजना शुरू किया गया है, मतलब घोषणा किया गया अभी IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस बैंक के कर्मचारियों ने इस उद्देश्य के लिए 1 दिन से मतलब कि 1 महीने तक का, यानी कि 1 दिन से 1 महीने तक का मतलब अपना वेतन में जो कटौती करने का निर्णय लिया, मतलब अपने वेतन से योगदान करने का निर्णय लिया है। तो ये भी हाल ही में ये घोषणा भी किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। ये प्राइवेट सेक्टर का मतलब बैंक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि केंद्रीय जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 3180 करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश को 3180 यानी कि 3180 करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किए हैं, और इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों के हर घर में 2024 तक नल से जल पहुंचाने की योजना में मदद मिलेगी। ये बात आप याद रखिए। अब यहाँ पे बात आई है जल जीवन मिशन की। तो जल जीवन मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल से जल पहुंचाना है। आप जिस प्रकार से बीपीएससी एग्जाम चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको मतलब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट जो है ये आपको प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब मदद करेगा। सारे को आपको मतलब कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अन्यथा हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। सारे PDF आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर आप सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो सारे के सारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर में दूंगा, ठीक है। उसका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया ये 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं केंद्र सरकार ने 21 जून 2021 को महेश कुमार जैन का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद 22 जून 2021 से अगले 2 वर्ष के लिए या फिर अगला आदेश आने तक डिप्टी गवर्नर के रूप में मतलब नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है वर्तमान में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, ठीक है। ये आपको याद रखना। ये 21 जून 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन इसका कार्यकाल में मतलब वृद्धि किया गया 2 वर्षों के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अब बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न हाल ही में किसी जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा किया गया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और रही पेड ग्रुप की बात, तो उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ के बारे में। रिसेंटली ये पीडीएफ अभी लॉन्च किया गया है। इस पीडीएफ में विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई उसके प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। यहाँ पर 2500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया गया है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से आपको ये समझ आते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो कीमत है ये 100 रुपया है। इस तरह का पीडीएफ आपको जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आपकी प्री एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। यहाँ पर आपको इस ग्रुप के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि फुल लेंथ ये टेस्ट सीरीज होगा विद एक्सप्लेनेशन, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मंथली जो होगा, बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा डेली और मंथली। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेड ग्रुप में। और बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी गई है वो सारे के सारे पर आपको पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है pre21 लिख के, अगर आप इसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो। यहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा, आप पीडीएफ को देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको ये लेना है या फिर नहीं। इसका जो फी है ये 399 रुपये है। आपसे ज्वाइन करके ये सारी चीज़ों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं अब तक, तो आप भी इसे ज्वाइन करके इस तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।